नमस्ते बच्चों, मैं कमलेश चौधरी और आज मिलते हैं अपन एक और नए पार्ट के साथ में। बायोटेक्नोलॉजी का जो सेकंड पार्ट बचा था अपना, उसको देखते हैं अपन आज। उसमें क्या क्या देखेंगे बच्चों? जैव प्रौद्योगिकी का महत्व देखते हैं। जैसे पहले पार्ट में अपन ने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी क्या है, क्या उसका इतिहास था और उसके साधन व स्टेप्स क्या था। उसी के साथ में हमने देखा था जीन ट्रांसफर की इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड, जिनमें से अपन ने देखा था इनडायरेक्ट वेक्टर ट्रांसफर की। जो इनडायरेक्ट वाली विधियां बची थी वो टेक्निक अपन इस पार्ट में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों अपन वाहक अणु मध्यस्थ या फिर अप्रत्यक्ष रूपांतरण, यानी कि इनडायरेक्ट रूपांतरण वेक्टर के साथ में कैसे जीन ट्रांसफर कर सकते हैं अपन। तो देखो बच्चों, पौधों में जीन ट्रांसफर कर सकते हैं अपन दो प्रकार के वाहक वेक्टर्स के द्वारा, जिसमें पहला वाहक क्या होगा बच्चों? टीआई या फिर प्लाज्मिड। कौन कौन से? आरआई अथवा टीआई प्लाज्मिड, जो किसका था? एग्रोबैक्टीरियम नामक जीवाणु का था, टीआई तथा आरआई प्लाज्मिड। दूसरा अपन कर सकते हैं प्लांट्स में जीन ट्रांसफर किसके द्वारा? वायरस वाहकों के द्वारा। तो ये वायरस वाहक कौन कौन से हैं? ध्यान देना बच्चों। पहला है फूल गोभी मोजेक वायरस, दूसरा है जेमिनी वायरस, तीसरा है तंबाकू मोजेक वायरस। तो तीन प्रकार के वायरस के द्वारा भी अपन पौधों में जीन ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, सबसे देखते हैं अपन उसी टीआई प्लाज्मिड के बारे में। तो कैसा होता है टीआई प्लाज्मिड? ये होता है दिव्य लड़िए डीएनए। वैसे भी डीएनए द्विरज्यकी होता है, लेकिन जो टीआई अब तक अपन ने जो प्लाज्मिड देखा था उसका डीएनए सिर्फ वर्ताकार था, लेकिन यहाँ पे टीआई प्लाज्मिड जो है द्विलड़िए डीएनए वाला होता है और उसमें लगभग और 200 केबी के साथ में कॉन्जेनेटिव यानी कि जुड़ने वाला प्लाज्मिड होता है। ओके, इसी के साथ में अपन स्ट्रक्चर से समझते हैं इसको टीआई प्लाज्मिड को, कि इसमें होते हैं टी डीएनए क्षेत्र, यानी कि ट्रांसफर करने वाला जो एरिया है वह उसमें प्रेजेंट होता है। क्या क्या है उसके साथ में? बाईं सीमा और दाईं सीमा तथा तीन जो इसकी साइट हैं ऑक्सिन उत्पादन वाली, साइटोकाइनिन वाली और ओपाइन की। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज यानी कि नई चीज यहाँ पे निकल के आ रही है कि अगर ट्रांसफर वाले रीजन में ऑक्सिन व साइटोकाइनिन है और ऑलरेडी पौधे के पास में पहले से ही ऑक्सिन साइटोकाइनिन होते हैं, तो अगर ऑक्सिन साइटोकाइनेसिस करेंगे सेल डिवीजन ट्रांसफर के बाद में, तो ये भी तो हो सकता है कि अधिक ऑक्सिन साइटोकाइनिन की उपस्थिति के कारण पौधों में अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो सकता है कोशिका में, जिसके कारण अब अर्बुद या फिर ट्यूमर बन सकती है। क्या बन सकती है बच्चों? ट्यूमर। तो यहाँ पे ये भी चीज अपन को ध्यान में रख के चलना है कि ट्रांसफर डीएनए क्षेत्र में ऑक्सिन साइटोकाइनिन क्षेत्र उपस्थित होने के कारण अर्बुद निर्माण भी प्रेरण हो सकता है। इसी के साथ में देखते हैं कि इसमें संक्रामक तथा प्रतिकृति उत्पत्ति स्थल पाया जाता है। इधर देखो ओपाइन है, तो ओपाइन कैटाबोलिज्म दो प्रकार की साइट है। देखो बच्चों, इसी के साथ में अपन देखेंगे टी डीएनए केवल पादप कोशिकाओं में ही अभिव्यक्त होते हैं और इसका कितनी साइज होती है? लगभग होती है 23 केबी। ओके, फिर देखते हैं बच्चों की टी डीएनए का समाकलन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, कैसे प्रवेश कराते हैं। तो टी डीएनए को पादप के केंद्रक में प्रवेश कराएंगे, उसके बाद में होगा रेप्लिकेशन यानी कि प्रतिकृति होती है, जिससे डबल स्ट्रैंड डीएनए बन जाता है। यह पादप जीनोम में यादृच्छिक स्थलों पर ही समाकलित होते हैं, यानी कि इनके जो रैंडम साइट होते हैं वहीं पे ये समाकलित होते हैं। और दूसरी बात क्या है कि इसके सिरों के बीच में वांछित डीएनए भी पादप जीनोम में समाकलित हो जाता है। जैसे मान लो अपन को नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला जीन ट्रांसफर करवाना है, तो अपन निफ जीन का प्रवेश करा देंगे। किसी भी पादप में नाइट्रोजन स्टार्ट कर सकते हैं, अपन नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं ताकि पौधे में नाइट्रोजन की कमी नहीं आए। तो किसके द्वारा करेंगे? निफ जीन ट्रांसफर कर देंगे टीआई प्लाज्मिड
प्लाज्मिड के द्वारा। और साथ ही मान लो अगर किसी पौधे को रोग प्रतिरोधक क्षमता में विकसित करना अपन को, तो भी टीआई प्लाज्मिड के द्वारा अपन वह जीन ट्रांसफर कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, एग्रोबैक्टीरियम द्वारा अन्य पादपों में भी जीन स्थानांतरण कर सकते हैं, जो किन दो विधियों के द्वारा कर सकते हैं, या तो अपन करते हैं उत्तक कर्तोत्तक के साथ सह संवर्धन करा के, या फिर पादप रूपांतरण के द्वारा। ओके बच्चों, तो सबसे पहले देखते हैं अपन जो वायरस के द्वारा जीन ट्रांसफर हो रहा है प्लांट में, तो उन वायरस के बारे में देखते हैं। तो पहला वायरस है फूल गोभी मोजेक वायरस। ये किसका ग्रुप से आया? कोलिमो वायरस ग्रुप का सदस्य है, और इसके ऊपर अब तक सबसे ज्यादा प्लांट जीन ट्रांसफर के एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। तो अंडरलाइन करना बच्चों, सबसे अधिक प्रयोग किस वायरस पे किए गए? फूल गोभी मोजेक वायरस पे। और दूसरा बच्चों इंपॉर्टेंट ये है कि यह पौधा सिर्फ द्विबीजपत्री पौधों में ही जीन ट्रांसफर कर सकता है। कौन सा वायरस है? फूल गोभी मोजेक वायरस। किसमें बच्चों? द्विबीजपत्री पौधों में। इसी के साथ में अपन देखते हैं जेमिनी वायरस। जेमिनी वायरस बच्चों द्विबीजपत्री व एक बीजपत्री दोनों को संक्रमित कर सकता है। किसको? डाइकोट एवं मोनोकोट दोनों को संक्रमित कर सकता है। तीसरा है बच्चों टोबैको मोजेक वायरस, टीएमवी। क्या? टोबैको मोजेक वायरस है, जो एक आरएनए जीनोम में होता है, एमआरएनए की तरह व्यवहार करता है। ध्यान देना बच्चों, उन दोनों में डीएनए था, फूल गोभी मोजेक वायरस में और जेमिनी वायरस में, लेकिन यहाँ टोबैको मोजेक वायरस में है आरएनए, जो किसकी तरह व्यवहार करता है? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए की तरह। इसी के साथ में चौथा देखते हैं ब्रोम मोजेक वायरस, जो कहाँ होता है बच्चों? ग्रेमिनी कुल यानी कि गेहूं जौ वाली प्रजातियों में संक्रमण करता है। अंडरलाइन करना, ग्रेमिनी कुल की जातियों को ये संक्रमित करता है। और बड़ी बात यह है कि अगर हम इसका यूज करें तो हमें ध्यान रखना होगा कि इसके जीनोम में जो 3 खंड है, इन तीनों खंड का स्थानांतरण जरूरी होना चाहिए। किसका? तीनों खंडों का इसके जीनोम का स्थानांतरण होना चाहिए। फिर देखो बच्चों, सबसे इंपोर्टेंट क्या? कृत्रिम गुणसूत्र कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? BAC तथा YAC। बोले तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, दो है बच्चों कृत्रिम गुणसूत्र। कौन कौन से? जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र और ईस्ट कृत्रिम गुणसूत्र। फिर देखते हैं बच्चों अपन एग्रो संक्रमण, यानी कि एग्रो संक्रमण कैसे करवाते हैं और कहाँ पे ये लागू होता है? तो ये लागू होता है बच्चों वायरस के लिए। कहाँ पे? वायरस वाहक जो अभी अभी अपन ने 4 देखे थे, वहां पे करवाएंगे अपन एग्रो संक्रमण। और कैसे करवाएंगे? उनके प्राकृतिक कीट वाहकों के द्वारा। ओके, कैसे बच्चों? कीटों के द्वारा। फिर अपन देखें तो देखते हैं कि अब तक डाइकोट ट्रांसजेनिक पादप कौन कौन से बना लिए गए, और फिर देखेंगे अपन मोनोकोट ट्रांसजेनिक पादप। तो डाइकोट कौन कौन से हैं बच्चों? नोट डाउन करना इंपोर्टेंट है। तंबाकू, पिटूनिया, टमाटर, आलू, बैंगन, सूरजमुखी, तोरिया, गोभी। कौन कौन सी? तंबाकू, पिटूनिया, टमाटर, आलू, बैंगन, सूरजमुखी, तोरिया, गोभी की जातियां। इसी के साथ में अपन देखते हैं एक बीजपत्री ट्रांसजेनिक पादप, जो कौन कौन से हैं बच्चों? चावल, राई, गेहूं, मक्का, जई। अब तक ये 5 एक बीजपत्री ट्रांसजेनिक पादप हमने तैयार किए हैं। फिर देखते हैं बच्चों कि जो ट्रांसजेनिक जंतु बनाते हैं वो कितनी विधियों के द्वारा अपन बना सकते हैं। पादप बना चुके अपन, अब बनाएंगे जंतु। तो किस किस के द्वारा बना सकते हैं? मानव परखनलिकी में बना सकते हैं, पात्र निषेचन इन विट्रो निषेचन से बना सकते हैं। ओके, और फिर किससे बना सकते हैं बच्चों? भ्रूण प्रतिरोपण द्वारा, यानी कि डायरेक्ट अपन एम्ब्रियो भी रेप्लिंट कर सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं बच्चों cDNA लाइब्रेरी। ये क्या होती है बच्चों? ये होती है कंप्लीमेंट्री डीएनए की लाइब्रेरी, यानी कि cDNA। बहुत सारी डीएनए की प्रतियां बनानी है हमें। तो देखो
कैसे बना सकते हैं ये रूपांतरित जीवाणु भोजी बैक्टीरिया लेनु की समष्टि होती है, जिसमें किसी जीव से प्राप्त सभी mRNA cDNA के रूप में उपस्थित होते हैं। यानी कि बोले तो जितने भी mRNA हैं उनको किस में बदल रहे हैं, cDNA में। ओके, किस में बच्चों, cDNA में। अब देखो कैसे बदलते हैं, एक आरेख डायग्राम से देखते हैं अपन। सबसे पहले जो mRNA था उससे बनाया गया है, देखो बच्चों, cDNA। तो यहाँ पे तुम एक चीज नोटिस करना कि DNA से जब RNA बनता है, क्या DNA से RNA बनता है तो उसको बोलते हैं अपन ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन यहाँ पे देखोगे अब ट्रांसक्रिप्शन उल्टा हो रहा है। ये कैसा कि mRNA से बन रहा है बच्चों cDNA, बोले तो DNA। इसका मतलब ये रिवर्स प्रोसेस है, तो क्या बोलेंगे इसको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो कौन सा एंजाइम लेंगे यहाँ पे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर देखो आरएनए की श्रृंखला का जल अपघटन कर देंगे, क्योंकि हमें चाहिए cDNA, सिर्फ डीएनए चाहिए, इसलिए आरडीएनए की जो श्रृंखला थी उसको अपन आरएनए वाली श्रृंखला को हटा देते हैं। आरएनए वाली श्रृंखला को जल अपघटन के द्वारा हटाएंगे। फिर लाएंगे अपन पॉलीमरेज। पॉलीमरेज का वही पुराना काम कि बहुत सारी प्रतियां बनानी है, तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज बहुत सारी प्रतियां बनाएगा। लेकिन ध्यान दो यहाँ पे ये बैंडेड हैं, जुड़े हुए हैं, तो न्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा अपन इस घुमाव को कट कर देंगे और फिर देखते हैं कि बहुत सारे cDNA अपने को प्राप्त होते हैं। ओके बच्चों, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट की बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर कृषि में क्या महत्व है। तो बायोटेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर में है, जिसमें देखते हैं कि अब तक कौन कौन सी पादप ऐसे तैयार कर लिए गए जो रेसिस्टेंट हैं या उनमें किसी पोषक तत्वों की अधिकता है। तो सबसे पहले देखो बीटी कपास। क्या बच्चों, बीटी कपास है। अब इसमें क्या होता है कि कपास की खेती में एक रोग हो जाता है, तो उस रोग के, उस कीट के प्रति ऐसी रेसिस्टेंट जीन डाल देंगे कि यह वैरायटी, ये किस्म उसके प्रति रोग प्रतिरोधकता विकसित कर रखती है। तो कौन सी डालेंगे बच्चों इसमें बैसिलस थुरिंजिएसिस जो जीवाणु है, क्या बैसिलस थुरिंजिएसिस, वही से आया है बीटी। तो उस जीवाणु की एक प्रोटीन है कीटनाशी प्रोटीन, बोले तो क्राई प्रोटीन। उस क्राई प्रोटीन का जीन स्थानांतरण कर देते हैं और क्या बनाते हैं, बीटी कपास। उसके बाद में अपन बनाते हैं बच्चों फ्लेवर सेवर टोमेटो। तो देखो टोमेटो में समस्या क्या थी कि इसकी सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, यानी कि कम समय तक ये अपन स्टोरेज कर सकते हैं। तो साथ ही अपन के साथ में ये समस्या आई कि कैसे हम उसको लंबे टाइम तक संग्रहित करें और कैसे इसको स्वाद को मेंटेन करें। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक टेक्निक यूज की, कौन सी, आरएनए एंटीसेंस टेक्निक। कौन सी, एंटीसेंस आरएनए टेक्निक, जिसके द्वारा अपन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नष्ट करने वाले पॉलीग्लाइकोयूरेनेज एंजाइम की मात्रा को कंट्रोल करेंगे और फिर क्या करेंगे, टमाटर की सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में तीसरी फसल है अपनी ट्रांसजेनिक मक्का। मक्के में क्या किया बच्चों, लाइसिन एमिनो अम्ल का बड़ा अधिकता होने के लिए प्रोटीन उत्पादक जीन उसमें ट्रांसफर कर दी गई। ध्यान देना बच्चों, कौन सा एमिनो अम्ल है, लाइसिन। लाइसिन एमिनो अम्ल की अधिकता वाली प्रोटीन का हम उत्पादन करेंगे। उसके बाद में देखते हैं अपन खरपतवार नाशी प्रतिरोधी पादपों का भी हम निर्माण कर सकते हैं बच्चों, किसके द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। कैसे बच्चों, अपन को पता है कि अगर फसल में खरपतवार होगी तो खरपतवार नाशी देंगे हम, तो उसका हम फसल को भी नुकसान होगा। इसके लिए हम ऐसी वैरायटी उत्पन्न करेंगे ताकि वह खरपतवार नाशी के प्रति प्रतिरोधी रहे, नुकसान नहीं हो। तो ऐसी फसलें भी अपन तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं नरबंधे पौधे भी इससे प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बच्चों, देखो एक जीवाणु है बैसिलस एमाइलोलिक्विफेसियंस। कौन सा, बैसिलस एमाइलोलिक्विफेसियंस, जिसके बार्नेज जीन को तंबाकू एवं तोरियों में स्थानांतरित
स्थानांतरित करके नरबंधेता उत्पन्न की। ध्यान देना बच्चों, कौन सा जीवाणु है? ये जीवाणु है बैसिलस एमाइलोलिक्विफेसिएंस। ओके, कौन सी जीन है इनकी? बार्नेज जीन। इस जीवाणु के बार्नेज जीन को तंबाकू एवं तोरू में स्थानांतरित करके नरबंधेता उत्पन्न की। इसके बाद में देखते हैं बच्चों अपन नेक्स्ट कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण को भी अपन ने बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बढ़ाया है, जिसकी पहले बात हुई है किसके द्वारा? हम निफ जीन का स्थानांतरण कर देंगे, जिससे पौधा स्वयं क्या करेगा कि खोज की थी सबसे पहले मेलिलोटी, राइबोजियम मेलिलोटी के निफ जीन को ट्रांसफर किया गया एग्रीबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियम वाहक के द्वारा गेहूं में, चावल में। किस में बच्चों? गेहूं में और चावल में। किस वाहक के द्वारा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस वाहक के द्वारा। फिर देखो बच्चों, अपन देखते हैं पादप उत्तक संवर्धन। अब तक अपन ने बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट कंप्लीट किया है। अब अपन एक और नया पॉइंट देखते हैं इसी में, उत्तक संवर्धन। तो क्या होता है ये बच्चों उत्तक संवर्धन? कि हम किस प्रकार से उत्तक का संवर्धन करें कि उस उत्तक के द्वारा ही, यानी कि उस कोशिका उत्तक या अंग के द्वारा कृत्रिम पोषक पदार्थ देकर हम इन विट्रो रूप से कंप्लीट पादप तैयार कर सके, उसको कहेंगे उत्तक संवर्धन, यानी कोशिका उत्तक या किसी भी अंग के द्वारा। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों अपन, अब उसमें क्या क्या अपने को चाहिए, कुछ जो शब्दावली है उसकी वो देखते हैं। तो सबसे पहली शब्दावली है बच्चों कर्तोतक। क्या बोलते हैं इसको? अक्ष प्लांट। तो अपने को संवर्धन जब शुरू करना है उस टाइम कोई पादप अंग लेना है, उसी पादप अंग को कहेंगे अपन उत्तक या अंग के कटे हुए टुकड़े को ही कहते हैं अक्ष प्लांट या कर्तोतक। अब उसके बाद में वह कर्तोतक बदलता है कैलस में, और ये कैलस क्या होता है बच्चों? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, असंगठित एवं अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है। क्या होता है बच्चों? कैलस असंगठित व अविभेदित कोशिकाओं का समूह, कि विभेदन नहीं है इसमें, यानी कि नहीं पता कि ये कौन सा पार्ट बनाएगा, कौन सा पार्ट है ये। तो देखो अगला है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट के बारे में अपनी पहले भी बात हुई है कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, अगर किसी पादप कोशिका की सेल वॉल अपन हटा देते हैं तो जो भाग बचता है सेल मेम्ब्रेन युक्त, उसको बोलते हैं अपन प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों उप संवर्धन, यानी कि सब कल्चर। समय के साथ में पोषक माध्यम में पोषक पदार्थों की कमी आ जाती है, तो इसके लिए अपन को दूसरे नए पोषक माध्यम में स्थानांतरण करना जरूरी होता है। तो क्या करेंगे अपन? जैसे मान लो अपन दूध जमाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें हल्का सा दही का जावन देते हैं। उसी प्रकार हमें पुराने संवर्धन का एक छोटा सा अंश निकालकर नए संवर्धन माध्यम में डालना है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों भ्रूण संवर्धन, यानी कि एम्ब्रियो का ही कल्चर करना है अपन को। कैसे? पादप के अर्ध विकसित अथवा पूर्ण विकसित भ्रूण का। ध्यान देना बच्चों, हम अर्ध विकसित भ्रूण का भी ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर पूर्ण विकसित भ्रूण का भी संवर्धन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में देखते हैं पराग संवर्धन। पराग मतलब पोलन ग्रेन, पराग कण का हमें पोषण माध्यम पे संवर्धन करना है। तो क्या होगा? अगुणित पादपों का निर्माण होगा, क्योंकि पोलन ग्रेन नर युग्मक है जो स्वयं ही अगुणित होता है, इसीलिए इससे जो भी पादप बनेंगे वह अगुणित पादप होंगे। उसके बाद में देखेंगे अपन विभज्योतक संवर्धन, बोले तो मेरिस्टेम कल्चर। ये वह उत्तक है जिसमें विभाजन की क्षमता सबसे ज्यादा होती है बच्चों। तो कौन सा विभज्योतक है ये है शीर्षस्थ या कक्षस्थ विभज्योतक। लेकिन सबसे ज्यादा देखो यूज हो रहा है ये सूट एपिक्स से, तो इसको क्या कह सकते हैं अपन? सूट टिप कल्चर, परोघर संवर्धन भी कह सकते हैं अपन इसको। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन टोटीपोटेंसी, यानी कि पूर्ण सत्ता। टोटीपोटेंसी का मतलब होता है कि वह कोई भी पादप कोशिका का भाग छोटे से अंश में पूरा पादप बनाने की क्षमता होती है, उस पादप भाग को कहते हैं अपन टोटीपोटेंसी। ओके, फिर देखते हैं बच्चों अपन पोषक पदार्थ, यानी कि पोषक पदार्थ संवर्धन के लिए क्या क्या होने चाहिए। जिस पदार्थ पर पादप अंग उत्तकों तथा कोशिकाओं को संवर्धित करते हैं उसी पादप
पोषक पदार्थ को कहेंगे अपन संवर्धन पदार्थ। उसके बाद में देखते हैं बच्चों अपन जो इन विट्रो टेक्निक अपना रहे हैं उनसे पात्रे तकनीक में हमारे पास में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, तो उसमें आती हैं बच्चों अपने दो प्रकार की समस्याएं। कौन कौन सी? या तो मान लो कि उसमें सूक्ष्म जीव हो सकते हैं या फिर वह अपन जैसी चाहिए वैसी वृद्धि नहीं करे। तो क्या क्या रखना है हमें? रोगाणु मुक्त, सूक्ष्म जीव मुक्त रखना है अपने को संवर्धन माध्यम। दूसरा, अपने को वांछित वृद्धि मिले कोशिकाओं व ऊतकों की। उस प्रकार से हमें ये दो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कौन कौन से संवर्धन हम करवा सकते हैं पादप ऊतक के लिए? तो देखो, पहला संवर्धन कराएंगे अपन अंग से। तो ऑर्गन कल्चर क्या होता है? पादप का कोई भी भाग हो सकता है, जड़, तना, पत्ती, यहाँ तक कि अंडा से प्रोकोष और एम्ब्रियो, भ्रूण कोष, एंडोस्पर्म भी हो सकता है। इनका कोई भी भाग अंग किसका निर्माण कर लेगा? पूर्णतः पादप का निर्माण कर लेगा, उसको कहेंगे हम अंग संवर्धन। फिर देखो दूसरा है बच्चों भ्रूण संवर्धन। तो देखो इसकी खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1904 में की थी हैनिंग ने। किसने की थी बच्चों? एम्ब्रियो कल्चर की खोज हैनिंग ने 1904 में। उसने क्या किया? परिपक्व भ्रूण को पोष पदार्थ पर संवर्धित करके पादप पूर्णतया पादप बनाया। उसी के साथ में देखो लेबक ने क्या किया? लेबक ने भ्रूण संवर्धन का वास्तविक उपयोग दर्शाए। अपन को नहीं ध्यान रखना, हेंगिंग ने 1904 में परिपक्व भ्रूण का पोष पदार्थ पे संवर्धन करवा के पूर्णतया पादप का निर्माण किया था। किसने? हेंगिंग ने। ओके, फिर देखते हैं कि हमें क्या क्या युक्ति चाहिए, क्या क्या साधन चाहिए एम्ब्रियो संवर्धन के लिए। तो क्या क्या चाहिए बच्चों? देखो उपकरण है चाकू, सुई, चिमटी। इनको निर्जमीकृत, यानी कि किस लिए निर्जमीकृत करेंगे? क्योंकि इसमें हो सकते हैं वायरस, इन्हें करना हमें रोगाणु मुक्त। तो निर्जमीकृत कर लेंगे। इसके बाद में अपन क्या करेंगे? सोडियम हाइपोक्लोराइड या अल्कोहल से उसको साफ करेंगे ताकि रोगाणु मुक्त रहे। इसके बाद में देखते हैं बच्चों अपन पराग संवर्धन। पराग संवर्धन यानी कि पोलन ग्रेन से भी अपन पूर्णतः पादप बना रहे हैं, उसको कहेंगे पराग संवर्धन। तो क्या है बच्चों ये? विलगित परागकणों को पात्रे निविष्ट संवर्धन से अगुणित पौधों या अगुणित केलस के उत्पादन को कहते हैं। यानी कि पोलन ग्रेन से संवर्धन करके अपन क्या बना रहे हैं? पूर्णतः अगुणित पादप। ओके, इसके बाद में अपन देखते हैं कोशिका संवर्धन यानी कि सेल कल्चर। पादप कोशिकाओं को पोष पदार्थ पर असंगठित केलस या निलंबन संवर्धन के रूप में संवर्धन करवाते हैं तो अपन को पूरा पादप प्राप्त होता है। उसके बाद में देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पोष पदार्थ के रूप में अपन किसको यूज करेंगे? किसको यूज करेंगे? हमेशा ही ऑक्सीजन का जो नॉर्मली क्या यूज किया जाता है? 2,4-D। ओके, ये क्या है? एक प्रकार का ऑक्सीजन है। इसके बाद में देखते हैं पादप ऊतक संवर्धन का कृषि में महत्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पादप ऊतक संवर्धन का कृषि में क्या क्या महत्व है। तो देखते हैं अपन पहला महत्व क्या है बच्चों? कायिक प्रवर्धन, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट है जिनके कायिक भाग से ही अपन पूर्णतः पादप का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कौन? अदरक, कंद, आलू, बहुत सारे हैं। तो दूसरा है वायरस मुक्त पौधों की प्राप्ति कर सकते हैं अपन, कि ऊतक संवर्धन के द्वारा हम वायरस मुक्त पौधे प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है अगुणित पौधे अभी अपन ने देखा है कि परागकण के द्वारा अपन संवर्धन करवा के अगुणित पौधे प्राप्त कर सकते हैं। समयुग्मज लाइन अपन प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे पौधे भी। पांचवा अपन भ्रूण को बचा सकते हैं। अब ये भ्रूण को कैसे बचा सकते हैं? मान लो कहीं पे भ्रूण पोष खत्म हो रहा है या फिर उसका नुकसान हो रहा है तो उससे भ्रूण भी साथ में खत्म हो जाएगा पोषक के अभाव में। तो अपन उस भ्रूण को पहले ही संवर्धित करवा देंगे पोषक माध्यम में, जिसके कारण हम भ्रूण को बचा सकते हैं। इसके बाद में देखो कायिक कॉलोनीय विविधता भी प्राप्त कर सकते हैं, हाइब्रिड पौधे प्राप्त कर सकते हैं, जनन द्रव्य का संरक्षण कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों हाइब्रिड का मतलब है कि दो कोशिकाओं के साइटोप्लाज्मा को मिलाकर ऊतक संवर्धन करवाएंगे तो उसको कहेंगे हाइब्रिड। तो ओके बच्चों, इसी के साथ में अपना कंप्लीट होता है बायोटेक्नोलॉजी। तो बहुत अच्छे से अपन ने पढ़ा है, अब आप इसके क्वेश्चन करेंगे सारे। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।